दोस्तों, इससे पहले कि अपन सोने जाए और आज के दिन को ख़त्म करके कल दोबारा रंगून सिटी को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करें, मैंने सोचा क्यों ना इस देश के करंट पॉलिटिकल सिस्टम को या फिर सिचुएशन के बारे में आप लोगों से बात कर ली जाए, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है म्यांमार को समझने के लिए। और एडिशनली एक बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है जिसके बारे में अपन पब्लिकली बाहर बात नहीं कर सकते बिल्कुल भी। अगर इनकी पॉलिटिकल सिचुएशन समझनी है तो अपने को जाना पड़ेगा 1824 में। ब्रिटिश रूल यहाँ पे आता है, अंग्रेज़ों की कॉलोनी बनती है, एक ब्रिटिश कॉलोनी, और 1824 से लेके 1948 तक पूरे 124 साल अंग्रेज़ यहाँ पे राज करते हैं। फाइनली 124 साल के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के कुछ ही सालों के बाद 1948 में म्यांमार को इंडिपेंडेंस मिलती है अंग्रेज़ों से, एंड द यूनियन ऑफ बर्मा इज़ फॉर्म्ड। उस टाइम इसे बर्मा ही बोलते थे। लेकिन इंडिपेंडेंस तो मिल जाती है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ के जितने भी कल्चरल और एथनिक ग्रुप्स थे उनके बीच में काफ़ी अनरेस्ट रहता है, काफ़ी क्लैशेज होते हैं। 1962 में इस वजह से यहाँ की जो मिलिट्री है वो एक कू ऑर्गेनाइज कर देती है, तख्ता पलट ऑर्गेनाइज कर देती है, और वो क्या करती है कि मिलिट्री जंटा फॉर्म कर देती है। अब जंटा जिसे स्पेनिश में हुंता बोलते हैं, उधर से ही वर्ड आया। ये टर्म है जब आप डिफाइन करो कि कोई भी मिलिट्री किसी गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दे और फोर्सफुली खुद पावर में आ जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दे, दैट इज कॉल्ड जंटा, और मिलिट्री जंटा फॉर्म हो जाते हैं, फिर मिलिट्री काउंसिल कह लो। 1962 में ऐसा होता है, और इसके बाद स्टूडेंट्स के द्वारा काफ़ी तरह के प्रोटेस्ट होते हैं, और इन प्रोटेस्ट में ही ऑन्ग सान सू ची एक लीडिंग वॉइस की तरह या फिर एक उभरती हुई आवाज़ की तरह सामने आती है। ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना, ऑन्ग सान सू ची, हु हैपन्स टू बी द डॉटर ऑफ ऑन्ग सान। और ऑन्ग सान कौन थे? ऑन्ग सान इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन इन म्यांमार, और बहुत ही इंपॉर्टेंट और नोटेबल फिगर है इस देश के लिए वो। और इनकी जो इंडिपेंडेंस थी अगेंस्ट द ब्रिटिश, उनमें भी एक उनका बहुत ही की रोल था। हालांकि ये प्रोटेस्ट ज़्यादा दिन नहीं चलते और कुछ ही महीनों में द प्रोटेस्ट वर क्रश्ड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड। और इसी के साथ साथ मिलिट्री सीज्ड पावर वंस अगेन, और जो ऑन्ग सान सू ची थी, शी वॉज प्लेस्ड अंडर हाउस अरेस्ट फॉर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। जी हाँ, उन्हें अपने घर में ही कैद की सजा सुनाई गई और अगले 15 साल तक वो अपने घर से नहीं निकल सकती थी। इसी बीच हाउस अरेस्ट में रहते रहते भी ऑन्ग सान सू ची ने डेमोक्रेसी के लिए अपनी लड़ाई नहीं छोड़ी और अपनी पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के लिए काम करती रही। इसी चीज के लिए उन्हें 1991 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। कई सालों तक देश में मिलिट्री रूल ऐसे ही चलता रहता और डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज नहीं थी। लेकिन लेट 2000s में आते आते फाइनली इंटरनेशनल कम्युनिटी से म्यांमार देश की मिलिट्री पे प्रेशर बनना शुरू होता है इलेक्शंस करवाने के लिए। 2010 में जाके फाइनली इनकी मिलिट्री बोलती है ठीक है हम इलेक्शन करवा रहे हैं। लेकिन 2010 के जो इलेक्शन थे इस पे बहुत ज्यादा एलिगेशंस लगते हैं इंटरफेरेंस और फ्रॉड की, और इन्हीं सभी चीजों से परेशान होकर ऑन्ग सान सू ची जो कि डेमोक्रेसी के लिए लड़ रही थी, उनकी पार्टी NLD या फिर नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी इस इलेक्शंस को बॉयकॉट कर देती है। और ऑब्वियसली इस ऑपोजिशन फ्री इलेक्शन में, जिधर ऑपोजिशन में कोई भी पार्टी नहीं होती, प्रो मिलिट्री USDP पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। जी हाँ, मिलिट्री खुद तो इलेक्शन लड़ नहीं सकती थी, तो एक प्रो मिलिट्री पार्टी फॉर्म होती है USDP, और वो इलेक्शन जीत जाती है। और अब मिलिट्री रूल की जगह उस मिलिट्री बैक्ड या फिर प्रो मिलिट्री पार्टी USDP का रूल आ जाता है 2010 इलेक्शन के बाद। अब 2011 से 2015 ये प्रो मिलिट्री पार्टी USDP म्यांमार देश को रन करते हैं, और फाइनली 2015 में जाके होते हैं म्यांमार देश के पहले first free and open elections since the 1960s. This year, for the first time in a quarter of a century, the people of Burma will have a chance to choose their leaders. The general election set for November 8th could be a pivotal moment in Burma's long struggle for democracy. Voters in Myanmar are heading to the polls in the country's first openly contested general election in 25 years. Around 30 million people are registered to vote in this historic election. अब इंटरेस्टिंगली 2015 के पहले फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में ऑन्ग सान सू ची की पार्टी NLD ये इलेक्शन जीत जाती है एक तरफा। जी हाँ, ऑलमोस्ट 10 गुना वोट से। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि ऑन्ग सान सू ची इस देश की प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कुछ भी नहीं बन सकती थी, क्योंकि उनके जो बच्चे थे वो इस देश के सिटीजन्स नहीं थे, और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के हिसाब से वो सरकार में कोई भी ऐसी पोस्ट नहीं ले सकती थी। इसलिए वो पोस्ट लेती है स्टेट काउंसलर का, और डे फैक्टो प्राइम मिनिस्टर बेसिकली वही होती है, यानी कि सभी लोगों को पता होता है कि एक्चुअली चलती इनकी, और उन्हीं को सबसे बड़ा लीडर माना जाता था देश में। अब NLD पार्टी ऑलमोस्ट 10 गुना वोट से इलेक्शंस तो जीत गई, लेकिन अब भी एक छोटी सी समस्या और थी। दरअसल जो नया कॉन्स्टिट्यूशन था म्यांमार का, जो कि 2008 में बना था शायद, उसमें एक रूल ये भी था कि चाहे कोई भी सरकार जीते, कोई भी पार्टी जीते, सरकार में 25% सीट्स दी जाएंगी वहां की मिलिट्री को। जी हाँ, 25% ऑफ द सीट्स वुड बी रिजर्व्ड फॉर द मिलिट्री। चाहे सरकार किसी भी पार्टी की फॉर्म हो, 25% सीट्स प्लस काफी की एरियाज पे मिलिट्री का ही कंट्रोल होगा, चाहे कोई भी पार्टी जीते, इंक्लूडिंग की एरियाज लाइक जुडिशरी, इमिग्रेशन, डिफेंस,
वन ऑफ द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एटसेट्रा। लेकिन इन छोटी मोटी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी म्यांमार में काफ़ी सेक्टर्स में चीज़ें बहुत सुधरती है, देश डेवलप कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री में शांति से जी रहे होते हैं। हालांकि आप लोग इस बात पे ऑब्जेक्ट कर सकते हो कि 2017 में जो रोहिंग्या क्राइसिस या रोहिंग्या जीनोसाइड हुआ था वो ऑंग सान सू ची की सरकार के टाइम में ही हुआ था, जो कि शायद म्यांमार का सबसे बड़ा जीनोसाइड था। लेकिन उस पर एक और बहुत लंबी पैरेलल डिबेट चल सकती है कि उस टाइम जो डिफेंस का कंट्रोल था वो ऑंग सान सू ची के अंडर में नहीं था और मिलिट्री के पास 25% सीट्स थी, प्लस डिफेंस और इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी उनके अंडर आता था। लेकिन फिर भी इंटरनेशनल कमिटीज़ ने काफ़ी ब्लेम किया था ऑंग सान सू ची को कि वो शायद इसे कम कर सकती थी या रोक सकती थी। एनीवे वो एक बहुत ही बड़ा अलग टॉपिक खिंच जाएगा, लेकिन ये सब ऐसे ही चलता रहता है। और ऑंग सान सू ची इन्हीं चीज़ों से परेशान आके हमेशा से बात करती है कि भी पार्लियामेंट में से मिलिट्री की पावर्स को ख़त्म किया जाए जल्दी और उनकी पॉलिटिकल पावर्स ली जाए। अब फाइनली आते हैं 2020 के इलेक्शंस। यहाँ की जनता दोबारा से एक तरफा सपोर्ट करती है ऑंग सान सू ची की पार्टी NLD को, और अब की बार वो और भी बड़े मार्जिन से इलेक्शन जीत जाते हैं। इस बात से ऑब्वियसली प्रो मिलिट्री पार्टी काफी निराश होती है और मिलिट्री भी काफी निराश होती है रिजल्ट्स को देख के। इसी के साथ साथ एक इंसान भी बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, मिलिट्री जनरल मिन ऑंग हलाइंग, जो कि म्यांमार देश के आज के दिन प्रेजेंट लीडर भी है। ये नाम जरूर याद रखना क्योंकि अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है। मिन ऑंग हलाइंग को दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट वांटेड मैन में भी गिना जाता है फॉर हिज रोल इन द किलिंग्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रोहिंग्या मुस्लिम्स। ये बात बोलते हुए मुझे आवाज काफी धीरे रखनी पड़ रही है। मिन ऑंग हलाइंग का मानना था कि प्रो मिलिट्री पार्टी ये इलेक्शन जीतेगी और वो मिलिट्री जनरल से सीधा इस देश के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। लेकिन इलेक्शंस का रिजल्ट देख के उनसे ज्यादा इस देश में शायद कोई परेशान नहीं था, क्योंकि एक्सपर्ट्स का मानना था कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो पावर में आना चाहते थे। और अगर देश की मिलिट्री का रूल नहीं होगा या देश की मिलिट्री के पास पावर नहीं होगी या देश का लीडर उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगा तो उन्हें बहुत सीरियस कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, जो भी उन्होंने पास्ट में चीजें करी थी उन सब के लिए। अब NLD 2020 वाला इलेक्शन तो एक तरफा जीत जाती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जैसे हमने डिस्कस करा था 25% सीट्स अभी भी मिल जाती है मिलिट्री को, जैसे कि पावर्स लाइक इंटरनल एंड बॉर्डर सिक्योरिटी, डिफेंस और जो भी हमने डिस्कस करी थी। अब फाइनली आता है 2021 और कहानी में भी साथ ही साथ आ जाता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मिलिट्री अपनी डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी की पावर्स को यूज करती है और सभी पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लेती है। After nearly a decade sharing power with civilians, Myanmar's military staged a coup, setting up checkpoints, taking over TV stations which played military propaganda, and detaining civilian officials, including their leader, Aung San Suu Kyi. मिलिट्री गवर्नमेंट का कंट्रोल ले लेती है, स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है और देश की सारी पावर्स मिल जाती है मिलिट्री लीडर मिन ऑंग हलाइंग को। सड़कों पे मिलिट्री आ जाती है, सभी तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन लगा दिया जाता है, देश में से इंटरनेट कट कर दिया जाता है और 5 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग पे भी बैन लगा दिया जाता है। और 2021 के इस कू को जस्टिफाई करने के लिए मिलिट्री रीजन देती है पिछले साल यानी कि 2020 के नवंबर में हुए इलेक्शंस को रिग्ड बताकर और ये कहकर कि देयर वर साइंस ऑफ फ्रॉड। और हालांकि जहां तक मेरी नॉलेज है उस चीज को प्रूव करने के लिए वो अभी तक कोई भी क्रेडिबल एविडेंस नहीं दे पाया है। और ऑंग सान सू ची जो कि देश की लीडर थी उन्हें एक्यूज किया जाता है और अरेस्ट किया जाता है फॉर इलीगली इंपोर्टिंग टेलीकम्युनिकेशंस इक्विपमेंट इन द कंट्री। क्यों? क्योंकि उनके घर में 6 वॉकी टॉकीज पाई जाती है। Over in Myanmar, the country's civilian leader is back under house arrest. Aung San Suu Kyi finds herself back where she was just over a decade ago, but this time with a lot fewer supporters. हालांकि मिलिट्री ने प्रोटेस्ट बिल्कुल भी होने नहीं दिए और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉज लगा दिए, पर लोगों ने फिर भी क्रिएटिव तरीके ढूंढे इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए। Disquiet is growing in Myanmar's biggest city. For a second night, the sound of dissent could be heard on the streets of Yangon. This coup is an insult. People were living peacefully and things were stable. जगह जगह मिलिशियाज फॉर्म हो गए जो कि नॉर्मल लोगों ने डिसाइड करा कि हम मिलिट्री से लड़ेंगे और हम वापस देश में डेमोक्रेसी चाहते हैं। तो ऐसे ऐसे काफ़ी रेबल ग्रुप्स बन गए देश में जगह जगह जो कि मिलिट्री से लड़ते हैं और मारे भी जाते हैं। मिलिट्री भी मारी जाती है, पर ये जंग जो है ये इस देश में फिलहाल चलने ही लग रही है। और इसी चीज़ से, इसी पैरानोया से कि भी क्या पता मिलिट्री को गिरा के वापस इस देश में कोई डेमोक्रेटिक सरकार ना फॉर्म हो जाए, मिलिट्री भी बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेती है। जगह जगह आपने देखा कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है इस देश में इन सभी चीज़ों को लेके। अब इस केस में कौन सही है कौन गलत है इस पर तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। अगर आप लोगों की कोई थॉट्स है तो आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। लेकिन मैं इस देश का GDP ग्रोथ का ग्राफ देख रहा था और उसमें कोई बहुत बड़े डिफरेंसेस नहीं थे जब यहाँ पे मिलिट्री रूल था और जब यहाँ पे NLD की
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का रूल था। तो कुछ ऐसा नहीं था कि भी डेमोक्रेसी के अंदर रहते रहते इस देश ने बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली ग्रो करा हो। पर हाँ, चेंज में टाइम ज़रूर लगता है और कोई भी चीज़ बहुत कम ड्यूरेशन में एकदम से इतना बड़ा चेंज नहीं दिखता। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि किसी देश की डेवलपमेंट को अपने को सिर्फ उनकी इकॉनमी देख के जज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि भी इंसान के पास जीने के लिए हक कितने हैं, राइट्स कितने और कितनी खुशी से इंसान किसी देश में जीने लग रहा है। तो मैं ये मानता हूँ कि सिर्फ उस इकोनॉमिक ग्रोथ को देख के अपन यूँ नहीं कह सकते थे कि ठीक है तब भी इतना ही ग्रो कर रहा था देश, अब मिलिट्री का रूल है तो भी इतना ही ग्रो कर रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। लोगों की हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी बहुत मैटर करती है जब भी हम किसी देश की डेवलपमेंट को मेजर करें। पर इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मैं इस देश में हूँ और एज ए टूरिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बन सकता, मैं सरकार के खिलाफ किसी भी तरह की कोई भी रैली प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं बन सकता और ना ही मैं कुछ बोल सकता। और मैं यहाँ टूरिस्ट हूँ, मेरा पर्पस घूमना है। जो भी चीज़ मैं आप लोगों को एक टूरिस्ट की नज़रों से दिखा सकूँ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, साथ ही साथ एक जर्नलिस्ट की नज़रों से भी मैं कोशिश करता हूँ आपको वो चीज़ दिखाऊँ और आप लोग ही बताओ कि भी क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ गलत है। इन लोगों को रहना इस देश में, अपने को नहीं रहना। तो इसलिए मैं कई बार ऐसे भी सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा कमेंट करना ठीक नहीं होगा। भाई मेरे देश की बात होगी तो मैं बात करूँ ना, मुझे इस देश में रहना, मैं 3 दिन 4 दिन 5 दिन घूमना है इस देश में, घूम के मैं चला जाऊँगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी आवाज़ उठाऊं इन लोगों के लिए जो कि क्या पता ये लोग खुद ही ना चाहते हो। क्या पता लोग खुश हो, मिलिट्री राज में खुश हो, लेकिन क्या पता खुश ना भी हो और मिलिट्री के डर से बोल नहीं सकते। वो तो एक फैक्ट ही है और ये बातें मैं लोगों के माध्यम से आप लोगों तक नहीं पहुंचा सकता क्योंकि इस देश में जो भी लोग रहते हैं मिलिट्री का राज है। आप लोगों को पता होगा कि भी जिन देशों में ऐसे मिलिट्री रूल होता है डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। और अगर पता चलता है मिलिट्री को कि ये हमारे अगेंस्ट बोल रहे या एजेंडा फैला रहा है तो उसको तुरंत जेल हो जाएगी या गंदे से गंदी सज़ा मिल सकती है। तो किसी भी लोकल से मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता, ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और मैं बात करता भी हूँ तो मैं कैमरे पे वो चीज़ बिल्कुल नहीं दिखाने वाला, उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी प्राइवेसी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये पार्ट भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। एक पॉइंट जो छूट गया शायद वो ये था कि अब इसे बर्मा क्यों नहीं बोलते, म्यांमार क्यों बोलते। तो 1989 तक इसका नाम बर्मा था, 1989 के बाद इसका नाम म्यांमार कर दिया था, जो मैं वीडियो में आपको पहले भी बता चुका। तो अब अपने को रेफर करना हो तो म्यांमार से इस देश को रेफर कर सकते हैं। पर अपने इंडिया में अभी तक ज़्यादा लोग बर्मा के नाम से ही जानते हैं और यांगोन सिटी को भी रंगून के नाम से ही जानते हैं। अब अपन जाते हैं सो, क्योंकि 12 बज गए और सुबह अपने को 6:30 बजे उठ जाना चाहिए क्योंकि फिर बारिश स्टार्ट हो जाएगी। जितना भी टाइम अपने को बिना बारिश के मिलता है वो टाइम अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो गुड नाइट।